दोस्तों नमस्कार। आज जो मेन टॉपिक है दिल्ली के अंदर चल रहा है, इंडिया के अंदर चल रहा है, वो है आपका लाल किले पे टेररिस्ट अटैक और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। और इसमें सारे के सारे मुस्लिम पाए गए हैं। एक्चुअली इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है, बहुत पीसफुल है। और अगर ये पीसफुल है तो आप सोचो कि अगर वायलेंट हो गए तो क्या होगा। ये वायलेंस तो इनकी यमन में चल रही है, वायलेंस तो इनकी इसराइल के में चल रही है जहां पे हमास काम कर रहा है। जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के अंदर सारी की सारी मुस्लिम है। और फिर अगर आप किसी मुस्लिम से बात करो, ओके, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। अगर आप किसी कांग्रेस से बात करो, किसी अखिलेश यादव की पार्टी से बात करो, तो कहते हैं यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। जब तुम पावर में थे तो तुमने क्या किया? आज दिल्ली में एक धमाका हो गया, ठीक है धमाका हो गया, आप ये भी तो देखिए ना कितना काम किया पीएम मोदी ने, कितना काम किया हमारी गवर्नमेंट ने। यहाँ पे बहुत लंबी साजिश थी मारने की। 10 लाख लोगों को मारने की साजिश थी, जो इस तरीके से जहर बनाने की कोशिश की जा रही थी, पानी के अंदर, फ्रूट्स के अंदर और बाकी चीजों के अंदर। उसी तरीके से धमाके करने थे बहुत जगह में, जहां पे 3,000 किलो का आपको एमुनिशन मिला। एमोनिया नाइट्रेट, एमोनिया नाइट्रेट यूज किया जाता है फसलों को खाद देने के लिए, लेकिन इसको धीरे धीरे इकट्ठा किया गया। और इसमें शुरू से हम कह रहे थे कि इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है। साथ में मैंने ये भी कहा था कि इसके अंदर मसूद अजहर का हाथ है, जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है, उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब यह बात क्लियर होकर आ गई है कि पूरा जो हाथ है इस अटैक का, वो जैश ए मोहम्मद का है। और हम जैश ए मोहम्मद पे अटैक का मतलब नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है। जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान पालती है, पाकिस्तान की ऐसे ही पालती है। यानी कि फिर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, टेरर अटैक कर दिया। पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिसी है वो है टेररिज्म की, वो सुधर नहीं सकता, ना सुधरेगा। और अब हमारी गवर्नमेंट इस टाइम पे अपनी नेवी को अलर्ट कर चुकी है। यहाँ पे हमारा एक एक्सरसाइज चल रही थी सी के अंदर, नियर सरक्रेक। तो वहां से जो हमारे शिप्स हैं, साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको मूव कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ। क्योंकि पीएम मोदी इस टाइम पे भूटान गए हैं, और पीएम मोदी की भूटान से स्टेटमेंट आई थी कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो उसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि यहाँ से कोई एयरक्राफ्ट नहीं उड़ेगा। अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया कि कोई भी आपको छोटी मोटी मूवमेंट मिले तो तैयार रहिए। लेकिन पाकिस्तान को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की पेंटें गिरी हुई हैं, आसिम मुनीर पहले ही बंकर में जाके छुप चुके हैं, और अजहर महमूद को इन्होंने अननोन लोकेशन पे भेज दिया, वो भी जमीन के नीचे। लेकिन हमारे पास जमीन के नीचे मारने वाले बम भी हैं, इसी पे बात करेंगे। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं और अच्छी नॉलेज रखते हैं हर एक अफेयर्स के ऊपर। आप बताइए कि इस टाइम पे इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया क्या करेगा? सर, इंडिया को तो अभी आप देखिए ना कि वहां पर भी एक धमाका हुआ पाकिस्तान में, और वहां भी कुछ 12 लोग मर गए। दो किसने धमाके धमाका हुए, किया? अच्छा, दो दो हुए, धमाके हो एक गए। एक कोर्ट में हुआ और एक वजीरिस्तान में हुआ। अच्छा अच्छा, ये वजीरिस्तान का मुझे नहीं पता था, बट एनीवे वहां पर भी लोग मरे। वहां तो सर, वहां तो इजी है। जिस तरह से हमारे यहाँ पर गली गली में मूली और सब्जियां बिकती हैं, पाकिस्तान में वैसा मार्केट के अंदर ओपनली आर्म्स बिकते हैं, बंदूकें बिकती हैं, गोलियां बिकती हैं। तो लेकिन ये कोई इलाज नहीं है कि सर हमारे यहाँ एक्सप्लोजन ने किया तो हमने वो अलकायदा को या अफगानिस्तान वालों को 5,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, उन्होंने हम धमाका कर दिया वहां पर। वो तो हमारे भी लंबे हाथ हैं, हम लोग कहीं भी कुछ कर सकते हैं। बट सर, ये क्यों हो रहा है? आप इनसे पूछे तो सही, ये जो जिहादी हैं, भाई तुम्हें अचीव क्या करना है? ये तुमने अगर लाल किले के अंदर एक्सप्लोजन किया और वहां इतने लोग, इनोसेंट लोग मर गए, तो व्हाट हैव यू अचीव्ड? क्या फर्क क्या पड़ा हिंदुस्तान को? उदय, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि ये यहाँ काफिर मारे गए, ये हर एक को काफिर कहते हैं। और और मरे अपने आप को मुसलमान कहते हैं भी कि हैं, बहुत हाँ। नहीं तो मुसलमान भी मरे हैं। मुसलमान मरे तो जाए, कोई बात नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता। देखिए, मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात कह दूं, पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी है, पाकिस्तान का सर्वाइवल इसके ऊपर है। पाकिस्तान इंडिया के अंदर गजवा हिंद करना चाहता है, गजवा हिंद करना चाहता है, लव जिहाद के थ्रू गजवा हिंद करना चाहता है। यहाँ पे बांग्लादेशियों को इंडिया के अंदर भेज करके, और गजवा हिंद करना चाहता है ये इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करके। ये पार्ट है गजवा हिंद का, और ये सबसे बड़ा पार्ट है गजवा हिंद का, जो टेररिस्ट एक्टिविटी करता है इंडिया के अंदर। सूद साहब, ये कर तो रहे हैं,
नुकसान किसका कर रहे हैं? नुकसान अपना ही कर रहे हैं। आज 80% जो हिंदूज हैं, विल दे ट्रस्ट एनी मुस्लिम नाउ? अब जब वो ये देख रहे हैं कि यार यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा रेडिकल है। सर एक और मैं बताऊं आपको, ये पैसों का खेल है। कोई कोई मोहम्मद या अल्लाह मियाँ से कोई नहीं मोहब्बत कर रहा है इनमें से, ये मोहब्बत कर रहे हैं इनको। मैं बता रहा हूँ, नहीं 72 हूरे तो सबसे बड़ा झूठ है ये तुमको। जैसे इस्लाम, आई फाइंड यू नो नॉट अ रिलीजन ऑफ पीस बट अ रिलीजन ऑफ लाइफ, एब्सोल्युटली। आप 72 हूरों का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बट एक्सप्लोजन किया, मारा, सर ये पैसे का खेल है। एक्सप्लोजन किया, उसके अलग रेट होते हैं। किसी को मारा, किसी का गला काट दिया आपने, उसका अलग रेट है, पैसे मिलते हैं। आपने लव जिहाद किया, लव जिहाद के सर पैसे मिलते हैं। ये पैसों का खेल है। बहुत हमारी मुंबई में बहुत सारी फैमिली है जिनका फुल टाइम काम है लव जिहाद का। अपने लड़के रखे हुए हैं जरा स्मार्ट वार्ट अच्छे रखे हुए हैं, उनको पटाने के लिए भी पहले पैसे मिल जाते हैं। तो ये सारा खेल सर पैसों का है। इनको नौकरी कोई दे नहीं रहा आजकल। और सबसे बड़ी बात है सर, चलो आज कुछ भटके हुए रेडिकल्स हैं जिन्होंने किया, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो समझदार मुस्लिम, कोई इस बात को क्रिटिसाइज करेगा? कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। आप देखो ना, बॉलीवुड को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। अब एक और मैं बात बता, पढ़े लिखे की बात करते हैं। जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है कम पढ़ा लिखा है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कम पढ़ा लिखा है, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन है चाहे बिलावल भुट्टो कम पढ़े लिखे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। इनका एजेंडा है, मैंने जैसे कहा कि ये मुस्लिम का एजेंडा है हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री के अंदर कन्वर्ट करना, उसी पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। आप पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं यूएस बाढ़ में जाए, वहां पे अगर एक मेयर बन गया न्यूयॉर्क का, तो वहां पे भी हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है हिंदुस्तान से। हमें हिंदुस्तान का मतलब है, देखिए जितने भी यूरोप की कंट्री है वो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर आज वो इकट्ठे हो जाए, क्योंकि वहां पे भी ये चल रहा है, जितने भी लोग चलते जाते हैं इलीगली वहां पे एंटर करते हैं, वहां पे सिटीजनशिप मिल जाती है, उनको फ्री खाना पीना मिल जाता है। उसके बाद वहां पे भी अल्लाह अकबर करना शुरू कर देते हैं, वहां पे भी कुरान की बात करना शुरू करते हैं, वहां पे भी कहते हैं शरिया लॉ लगा दो। वहां भी रोड पे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, रोड पे नमाज पढ़ते हैं। इंडिया में तो रोज पे नमाज पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे योगी ने डंडा चलाना शुरू कर दिया था। दिल्ली में भी ये काम कर रहे थे, वो भी बंद कर दिया। दिल्ली में कई पार्कों के अंदर ये नमाज पढ़ते थे, तो वहां के लोग बड़े परेशान हो गए कि नमाज पढ़ने के बाद वहां पे कोई पेशाब कर देगा, कोई कुछ कर देगा। गंदे आदमी तो आपको पता ही है, हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे गंदे हैं, और अपना पजामा पहन के आ जाते हैं, ऊपर ऊंचा सा, गंदी शक्ल होती है, टोपी लगा लेते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, कुछ पता नहीं है क्या 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 शक्ल है, लेकिन वहां पे खड़े होकर पेशाब करना शुरू करते हैं। लोगों ने क्या किया, वहां पे पानी फेंकना शुरू कर दिया। यानी कि वहां पे जैसे फ्राइडे के दिन में गाड़ी बुला ली, गाड़ी से पूरे जो वहां पे एरिया वहां पे पानी फेंक दिया, ताकि वहां नमाज ना पढ़े। आपने नमाज पढ़नी है तो आप मस्जिद में पढ़ो। लेकिन अब यहाँ पे जो लेकिन अब यहाँ पे जो घर में पढ़ो। लेकिन यहाँ पे जो काम हो रहा है एक्चुअली क्या है कि हमने शुरू में ही कहा था कि अजहर महमूद का इसके अंदर हाथ है। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने 9 इनके जो टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ में मस्जिद थी, जो अजहर महमूद का जो फैमिली वहां पे रहती थी, वहां पे बम मारा गया। लेकिन अजहर महमूद वहां से 1 मिनट पहले निकल गया किसी काम। लेकिन 13 मेंबर या 12 मेंबर इसकी फैमिली के मारे गए, 2 इनकी जो बहनें थी उनके हस्बैंड मारे गए, और इसकी बीवी मारी गई। तो इन्होंने कहा जी हम बदला लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या किया इन्होंने इसने एक ऑर्गेनाइजेशन रेस की। पाकिस्तान ने 413 कैंप खोल दिए, पूरे पीओके से सॉरी पीओके से शिफ्ट करके उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शिफ्ट कर दिया, अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास। लेकिन वहां अफगानिस्तान कह रहा है हम इनको रहने नहीं देंगे यहाँ पे, तो अफगानिस्तान इनसे बदला लेगा। लेकिन मेन बात है कि उसके खत्म होने के बाद इसने 413 टेररिस्ट कैंप छोटे छोटे कर दिए, ताकि अगर एक बम गिरे तो इंडिया को 413 बम फेंकने पड़े कम से कम। और साथ में क्या है कि इन्होंने एक लेडीज की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी। इसकी जो बहन है सादिया अजहर, उसको बनाया हेड ऑफ जमात उल मोमिनात, उसका हेड बना दिया, और 500-500 रुपए इकट्ठे करने शुरू कर दिए इन्होंने उसके लिए। और एक जो यहाँ लड़की पकड़ी गई, डॉक्टर शाहीन, जो लखनऊ से जिसको अरेस्ट किया गया, जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा जी मैं कई 2 साल से पीछे ये अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रही थी, धीरे धीरे इकट्ठा कर रही थी, और इनकी मीटिंग हुआ करती थी। एक इनका जो कॉलेज है
जो मुस्लिम्स का कॉलेज है आपके हरियाणा के अंदर, तो वहां पे इनकी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन इसको एग्जीक्यूट कब किया? इसको एग्जीक्यूट किया जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से इनको ज्यादा प्रॉब्लम थी कि इनके मुस्लिम मारे गए। मुस्लिम तो इसराइल ने मारे, हमास के लाखों हजारों मुस्लिम मार दिए, हो सकता है लाख से ऊपर मार दिए, लाखों लाखों लेकिन हाँ, लेकिन उसके वो बहुत के तो परचत्ते उड़ा दिए, किसी की टांग काट दी, किसी का पैर काट दिया, किसी के प्राइवेट पार्ट को उड़ा दिया। इसराइल तो बहुत ज्यादा क्रूअल है इस चक्कर में, और उसको होना भी चाहिए। उसके बाद उसने कहा जी मैं 2 साल से इस पे काम कर रही थी, यानी कि जो इस अटैक की प्लानिंग थी पिछले 3 साल या से ज्यादा के पीरियड से चल रही थी, और इसको एग्जीक्यूट किया गया। क्योंकि ये स्लीपर सेल होते हैं जिनको टाइम पे काम दिया जाता है, धीरे धीरे काम करते रहते हैं और किसी से बात नहीं करते। लोग कहते हैं, जब पूछा गया लोगों से उनके घर के आसपास, तो लोगों ने कहा जी हमें तो पता नहीं था, बड़े अच्छे आदमी। आपको याद होगा कि जब रशिया के एक एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था, जो उनकी एयरबेस थी, वहां पे यूक्रेनियन ने अटैक किया था, जो बिजनेस करता था। उसने उनके एयरबेस के पास एक ट्रक रोक के रखा था, कई ट्रक रोक के रखे थे जिनमें ड्रोन्स लगे हुए थे, और उनको ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया। जब लोगों से पूछा गया कि भाई ये आदमी यहाँ रहता था, कुछ इसकी एक्टिविटी थी, वो कहता बड़ा सिंपल था, आता था जाता था, हमें पता नहीं था। ऐसे जो लोग काम करते हैं घर में चुपचाप काम करते हैं, कोई शोर नहीं बजाएंगे, ये लोगों से लड़ाई नहीं करेंगे, वहां पे भोले बन के रह जाते हैं। और मौका आने पे जो स्लीपर सेल जब काम दिया जाता है तो खड़े होकर के इस टाइप का एक एक्शन स्टार्ट करते थे, जैसे आज रेड फोर्ट के ऊपर किया। हाँ सर, ये डॉक्टर शाहीन जो लेडी डॉक्टर हैं, देखिए इस केस को लीजिए आप, ये जितने भी लोग आपको डॉक्टर लोग जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ये सब लोग घर में इनकी अशांति है, ये दुखी लोग हैं। आपको पता है ये डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर है, ये डाइवोर्सी है, इसका फैमिली नहीं है, इसके हस्बैंड ने कहीं और शादी कर ली, बच्चे बच्चे उसके पास है आके, ये अकेली पड़ी हुई है, फ्रस्ट्रेटेड पड़ी हुई है। तो इसको बस खाली सारी इसने फ्रस्ट्रेशन निकाल दी बाय बिकमिंग अ टेररिस्ट। और आजकल लेडी जिहादन की वैसे भी सर काफी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी हरकतें बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ जैसे यूपी वाले या एमपी में, वहां पर किसी घर से अगर किसी जिहादन को देखा आपने पत्थर फेंकते हुए, जो कांग्रेस के टाइम पे बहुत ज्यादा होता था, वो घर को बुलडोजर तोड़ देते। तो उसके बाद बंद हो गया, ये जिहादनों ने पत्थर फेंकने बंद कर दिए। ये कहां से? कश्मीर से शुरू हुआ था एक्चुअली। कश्मीर में ये हरकतें करते थे आके, कि वहां आदमी लोगों को 500 रुपए देते थे और 500 रुपए औरतों को मिलते थे। तो वो लोग दोनों मिलकर जाके, चलो 1000 रुपए तो मिल रहे हैं आके, और पत्थर फेंकना शुरू करते थे आर्मी वालों पे। तो इनका सर देखिए, एक चलो 2 मिनट मुझे दीजिए कि मैंने एक फिल्म बनाई थी जिसके अंदर एक टेररिस्ट लोग एक हवलदार, पुलिस हवलदार के बेटे को मार देते हैं। तो वो आदमी बोलता रहता है, यार तुमने मेरे को मार देना था। लेकिन टेररिस्ट बोलते हैं, हमने आपको, आपके बेटे को इसलिए मारा कि आप एक मौत नहीं 365 मौत मरोगे 1 साल में, हर साल आप रोज मरोगे। तो ये इनका सोच। तो वो जो हवलदार था, उसको जब पता लगा कि टेररिस्ट जो जिसने मारा मेरे बेटे को, तो उसका उसकी अपनी बेटी भी है, उसका अपना घर भी है, तो ये जाके उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। तो किडनैप जब कर लेता है और जब पुलिस स्टेशन में जाता है, कहता है देख जो तूने मेरे साथ किया मैंने तेरे साथ, तूने मेरे बेटे को मारा, मैंने तेरी बेटी को मार दिया। और जो डायलॉग ये बोलता था वही वो टेररिस्ट बोलना शुरू करते थे। मेरे कहने का मतलब यही है कि सर ये लोग तो बड़ा घमंड और इनको बड़ा गर्व होता है इन किलिंग्स और ये हरकतें करके, लेकिन जब खुद को खरोच लगती है ना, तब इनको रियलाइजेशन होती है। तो इनका एक ही तरीका सर, इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, लातों के भूत है, इनको लातों से ही ठीक करना। ये हमारे योगी जी समझ गए हैं, ये हमारा असम का चीफ मिनिस्टर समझ गया, और हमारे जो जितने एबल लीडर है एमपी वाले भी वो लोग सीख गए, वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इसलिए आज उनके स्टेट में शांति हो गई। उधर में आप मेन उसमें टॉपिक पे आते हैं। इसमें एक डॉक्टर अदील अहमद था, जो जम्मू कश्मीर से, जिसको ये इनके पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसको किया 27 अक्टूबर को। वो एक्चुअली पोस्टर लगा रहा था जैश ए मोहम्मद के, और उसको अरेस्ट कर लिया। जब उसको अरेस्ट किया तो उसने एक जो यहाँ का गाजियाबाद में इनका बैठा था डॉक्टर, उसका नाम ले दिया। जब वहां पे पुलिस से पूछताछ की, पुलिस कोई प्यार से नहीं पूछती, पुलिस डंडे मारती है, ऐसे प्राइवेट पार्टी मारती है कि आदमी को कि सब कुछ लाल हो जाता है। तो उसने उसका नाम ले दिया। जब उसके घर रेड की गई तो वहां पे आरडीएक्स मिल गई, और जब देखा गया कि लोग पकड़े जा रहे, फिर एक आदमी था गुजरात के अंदर, गुजरात एटीएस ने एक आदमी को पकड़ा जो रेसिन
प्रोक्योर कर रहा था। रेसिन वो पदार्थ होता है जिसको पानी में मिलाया जाए तो उसकी खुशबू भी नहीं होती, ना उसका कलर होता है। और उसको मिलाने पे इनका प्लान था कि दिल्ली के अंदर जो पॉश एरिया था वहां पे पानी में मिला करके जहर मिला दिया जाए, ताकि यहाँ पे प्राइवेट जो जो पॉश एरिया है वहां पे लोग मरे। पॉश एरिया के अंदर जो सारे के सारे लोग रहते हैं, ज्यादातर वो रहते हैं हिंदू, लेकिन ये निजामुद्दीन में नहीं मिलाएंगे क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो उसके बाद जब सारा एक्सपोज हो गया तो इनका प्लान बी स्टार्ट हो गया। और प्लान बी स्टार्ट करने पे डॉक्टर एक उमर नबी जो पुलवामा का है वो कार लेके निकला I-20। और जो कार पहले से तैयार की थी, क्योंकि कार कई बार देखी भी गई कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो कार को देखा कि 4-5 लोगों पे ट्रांसफर कर दी गई थी कार को। और कार लेके निकला वहां से प्लान बी के अंदर। तो जब वहां से निकला तो वो मयूर विहार भी गया, वो आपके कनॉट प्लेस में भी गया। बाद में जो एक इनकी मस्जिद है लाल किले के पास, सुनहरी मस्जिद, वहां पे उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और 4 बजे के आसपास उसने गाड़ी 3 बजे के आसपास गाड़ी खड़ी कर दी। जब वहां पे शाम के 7 बजे तो गाड़ी लेके बाहर निकल गया, क्योंकि 7 बजे के आसपास चांदनी चौक के एरिया में या आपके इस एरिया में जो रेड फोर्ट का एरिया वहां पे बहुत भीड़ हो जाती है। जब आके निकला तो उसकी कार में ब्लास्ट हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं जी इसने गलती से इसका ब्लास्ट हो गया। देखिए गलती से कोई नहीं हुआ, इसने एक्चुअली ब्लास्ट किया जब वहां पे भीड़ थी। कुछ लोग कहते हैं जी वहां जा रहा तो चांदनी चौक में नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि किरण बेदी मेरे साथ एक प्रोग्राम में थी तो वो बात कर रही थी कि अगर ये करना होता तो चांदनी चौक पे करता, वहां ज्यादा भीड़ थी। चांदनी चौक पे गाड़ी बहुत से एरिया में ले जाना मना है। और दूसरी बात है, अगर चांदनी चौक पे ब्लास्ट करता तो वहां पे तो ज्यादातर मुस्लिम घूमते हैं, तो मुस्लिम मारे जाते। इसीलिए इसे रेड फोर्ट के एरिया में कहा जहां पे लोग गाड़ियों में घूमते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि गलती से इसका ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट तो करना था लेकिन गलती से नहीं, इसने सुसाइड किया, सुसाइड ब्लास्ट किया, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गया था प्लान बी के अंदर। और उसके बाद वहां पे लोगों की बहुत सब दुखी लोग हैं ये लोग। हाँ, दुखी तो आसिम मुनीर भी है, दुखी तो शहबाज शरीफ भी है। तो ब्लास्ट करना तो अपनी कंट्री के अंदर करो, लेकिन इनका जो ब्लास्ट करने का पर्पस है मेन है इंडिया के अंदर गजवा हिंद, यानी कि इंडिया को डिस्टर्ब करना और यहाँ कोशिश करना कि किसी तरीके से यहाँ पे जो मुस्लिम राज हो जाए। और मैं बात नेहरू की जरूर प्रेस करूंगा कि नेहरू ने इंडिया का पार्टीशन किया, पार्टीशन करके उसने पाकिस्तान बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आज सोचिए कि ये लोग हमारी कंट्री में रहते तो हमारी कंट्री में क्या हाल होता, कैसे रह पाते। हमारा वही हाल होता जब पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ पे भी गजवा हिंद तो कर चुके होते कब के, क्योंकि यहाँ पे एक तो 20 करोड़ मुस्लिम है, 20 करोड़ के से ज्यादा 23 करोड़ पाकिस्तान में, और हाँ 17 करोड़ है आपके बांग्लादेश में। तो यहाँ तो 60 करोड़ हो जाते, तो हमारे तो सांस लेना मुश्किल हो जाता। गंदे लोग हैं, आपको पता है, बकरा काट देते हैं घरों के अंदर। तो नेहरू ने ये तो अच्छा किया, लेकिन नेहरू की जो मेन गलती थी कि जो इनके मुस्लिम बैठे थे यूपी के अंदर, कहा जी इनको मत जाने दो, इनको यहीं रोक दो। यूपी के चीफ मिनिस्टर को उसने फोन किया कि इनको मत जाने दो, इनको यहीं रखो। फिर उसी तरीके से नेहरू ने जो आपके मऊ के अंदर जो मुस्लिम बैठे तैयार हो चुके थे ट्रक लेकर के, लेकिन कहते महात्मा गांधी वहां पहुंच गए, आप बच जाओ, आप हमारे देश के अंदर हो। तो नेहरू की सबसे बड़ी 2 गलतियां ये है। और साथ में तीसरी गलती है कि जब कश्मीर के ऊपर अटैक किया था इन लोगों ने, तो उस टाइम पे हम पीओके पहुंच गए। अगर आज पीओके हमारे कब्जे में होता तो आज ये हरकत ना हो पाती, तो आज हम पीसफुली रह पाते। और उसी तरीके से जो लाहौर है वहां पे ज्यादा हिंदू थे तो वो भी इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। उसी तरीके से जो आपके ईस्ट बंगाल है जो आज बांग्लादेश है, वहां पे चिटागोंग पोर्ट और वहां पे एक और जगह है रंगपुर जहां पे हिंदू से, उनको भी पाकिस्तान को दे दिया उस टाइम पे। ये गलतियां थी नेहरू की जिसको आज हम भुगत रहे हैं। और दूसरी बात आप बता दो, अजहर महमूद क्या था कि ये एक्चुअली इंडिया की जेल में बंद था, तो कुछ टेररिस्टों ने IC-814 को हाईजैक किया। IC-814 को हाईजैक किया नेपाल से और उसको ये ले गए लाहौर के अंदर। एक्चुअली ये जो हाईजैकिंग थी, बाद में काबुल भी चला, वो बाद में अफगानिस्तान भी चला गया वो प्लेन। उस टाइम पे तालिबान का रूल था। और हमारी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, या स्पेशली जो हमारे एजेंसीज थी, मैं रॉ की बात करता हूँ, रॉ के पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि IC-814 को हाईजैक किया गया। लेकिन जांच पूछ के इस प्लेन को, मतलब पहले से खबर थी कि एक प्लेन हाईजैक होगा, लेकिन इस खबर को गवर्नमेंट को पास नहीं किया गया। स्पेशली PM जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको नहीं दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे भी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कि वो असल अटल बिहारी वाजपेयी के बदले कोई दूसरा हमारा लीडर था जो PM बनना चाहता था, उसको पता था, लेकिन ये खबर उनको दी नहीं गई। जब ये प्लेन अमृतसर में रुका, क्योंकि पायलट ने मना कर दिया कि हम लाहौर तो जा नहीं सकते, तो टेररिस्टों ने मान लिया। जब प्लेन अमृतसर में रुका, 1 घंटे तक रुका और हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तैयार थी, यानी कि आर्मी भी तैयार थी कमांडो लेकर के, हमारी जो पुलिस है पंजाब पुलिस वो भी तैयार थी कमांडो लेकर के।
लेकिन उनको कोई ऑर्डर नहीं दिएगा, वो ऑर्डर की वेट करते रहे। और ये कॉन्स्पिरेसी चल रही थी उनके एनएसए के द्वारा, यानी अटल बिहारी वाजपेयी का एनएसए, इंडिया का एनएसए, ब्रिजेश मिश्रा, और साथ में कुछ और भी लोग थे, इंटेलिजेंस के लोग थे, साथ एक मिनिस्टर भी था, बड़ा सीनियर मिनिस्टर था, जो अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट के अंदर था। प्लेन उसके चला गया पाकिस्तान के अंदर। जब पाकिस्तान के अंदर गया तब इंडिया कहता है कि इसको उड़ने मत दो, हम कमांडो भेजेंगे। पाकिस्तान ने इनको एमुनिशन दिया, ग्रेनेड दिए और प्लेन को छोड़ दिया। वो कि तुम्हारी सुनेगा, तुमने अपनी कंट्री के अंदर तो प्लेन को उड़ने दिया, रोका नहीं, फिर पाकिस्तान से कहता उड़ने मत दीजिए। फिर उसके बाद जो हमारा बेस्ट हाई कमिश्नर था वहां पे, वो हेलीकॉप्टर लेकर के एयरपोर्ट आया, तब तक प्लेन को उड़ा दिया। उसके बाद प्लेन चला गया यूएई के अंदर, और यूएई के अंदर भी उन्होंने कहा इसको उड़ने मत दो, कमांडो भेजेंगे हम। तो उस टाइम पे यूएई ने इवन इंडिया के एम्बेसडर को वहां पे नहीं जाने दिया। उस टाइम पे हमारे डिप्लोमेटिक जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे, या हम अपनी पावर को यूज नहीं करते थे। और लेकिन यूएई ने एक काम किया कि वहां से औरतों और बच्चों को छुड़वा लिया, उसको रिफुल करके भेज दिया। उसके बाद चला गया ये अफगानिस्तान के अंदर। जब अफगानिस्तान के अंदर गया तो वहां पे तालिबान थे, और तालिबान जो थी वो टोटली एंटी इंडिया थी उस टाइम पे, और प्रो पाकिस्तान थी। तो उसके बाद यहाँ पे 3 मेंबर की टीम भेजी गई, विवेक काटजू एमईए से, अजीत डोवाल आईबी से, और एक सीडी साहब उनको रॉ से भेजा गया। तीनों गए वहां पे बातचीत कर रहे थे। तो अजीत डोवाल ने कहा कि मैं इनको छुड़वा लूंगा तालिबान से बात करके, क्योंकि अजीत डोवाल हमेशा से अग्रेसिव रहे, कॉन्फिडेंट रहे। जब वहां गए तो देखा कि पाकिस्तान के ऐसे के लोग खड़े, और प्लेन के आसपास सब जगह के ऊपर साथ में जीप है, जीपे के ऊपर ये अपने बंदूक के एमुनिशन लेके खड़े। एक भी गलती करने से ये तालिबानी उसको उड़ा देते। तो अजीत डोवाल ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, और इनकी डिमांड थी कि मसूद अजहर को रिलीज कर दिया जाए। और मसूद अजहर को रिलीज करने के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर आए और उनको छोड़ गए। साथ में उन्होंने डिमांड की थी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो भी दिए उसको। मसूद अजहर के साथ 2 लोगों को और छोड़ा गया। और उसके बाद मसूद अजहर आया तो उसके बाद प्लेन को छोड़ दिया, तो प्लेन इंडिया के अंदर आ गया, लेकिन मसूद अजहर पाकिस्तान के अंदर आ गया। जब पठानकोट अटैक हुआ, पठानकोट अटैक के पीछे भी मसूद अजहर का हाथ था। उसके बाद जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो उससे पहले जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उसमें मसूद अजहर का हाथ था। फिर पुलवामा अटैक के अंदर भी मसूद अजहर का हाथ था। और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस मस्जिद के ऊपर अटैक किया था, उसके अंदर मसूद अजहर की फैमिली के 12 लोग मारे गए थे। इसकी बीवी मारी गई, 2 इसके जो बहनोई हैं, यानी कि इसकी जो सिस्टर्स हैं, उनके हस्बैंड मारे गए, और 7 और इनकी फैमिली के लोग मारे गए। तो इसने उस टाइम पे कहा कि मैं इंडिया के अंदर बड़ा धमाका करूंगा। फिर पाकिस्तान के ऐसे ने इसका कनेक्शन निकाला आईएसएस खुरासान के साथ, जो ईरान के ऊपर भी अटैक करती है, तालिबान पे भी अटैक करती है, और उससे कहा कि आप इंडिया के ऊपर अटैक करो। तो एक जो यहाँ पे जिस आदमी के पास यहाँ पे एक केमिकल मिला है जो पानी में मिलाया जाता था, उसके कनेक्शन है आईएसएस खुरासान के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि इसके सारा ऑपरेशन है, इसके पीछे मसूद अजहर का हाथ है। लेकिन मसूद अजहर के पीछे जो मेन हाथ है वो है पाकिस्तान के आईएसआई का, उसके पीछे जो मेन हाथ है वो है आपके आसिम मुनीर का। जब पहलगाम अटैक किया था तब भी इंडिया हमने उनको सबक सिखा करके भेजा था और उनके टेरर कैंप पे अटैक कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आया, फिर ये अटैक किया। और इस टाइम पे पाकिस्तान की पेंटे गिरी हुई पड़ी है, क्योंकि पीएम मोदी ने कह दिया कि मैं इनको ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। हाँ सर, अजहर महमूद का यूएन ने उसको बोला हुआ है कि भैया ही इज अ कॉन्विक्ट, ही इज अ क्रिमिनल। तो उन्होंने तो डिक्लेयर किया हुआ है। तो वह दुनिया को बुद्धू बनाने के लिए पाकिस्तान ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट नहीं किया, उसको बहुत बड़े बंगले में रख दिया जहां पर उसको बड़ा सेफ है जाके, और बहुत बड़ी सिक्योरिटी चारों ओर उसके वहां रखी हुई है कि कोई उसके पास आ नहीं सके। सर, एंड करने से पहले खाली मैं एक चीज बोलूंगा कि जब एक आदमी मरता है, जब एक आदमी को मारा जाता है, तो एक आदमी नहीं पूरा खानदान सफर करता है। उसी तरह से आज जब हमारे इंटेलिजेंस ये पकड़ रही है ना डॉक्टरों को, इनके जो रेडिकलाइज लोगों को, सर इनका पूरा खानदान ही नहीं सफर करेगा, बल्कि हिंदुस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन को बहुत बड़ा महंगा ये फटका पड़ने वाला है। क्योंकि वैसे ही उनको काम नहीं कोई दे रहा था, वैसे ही कोई उनको बड़ी नेगेटिव नजर से देख रहा था। आज तो उनके मतलब बहुत ही बुरे दिन मैं देख रहा हूँ जाके। आई फील सॉरी फॉर दिस कम्युनिटी नाउ। इनके लिए कोई सॉरी फील करने की जरूरत नहीं भाई, नथिंग टू फील सॉरी। आप किसी मुस्लिम को लगा दो, कोई यहाँ पे कंडेम करेगा इसको? टीवी में आके लोग कह देते हैं कि बड़ा दुख है, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्या कहते हैं?
कैसे डबल इंजन की सरकार है ये आए कैसे, हुआ मोदी कैसे? को गाली देना शुरू कर देंगे, हाँ, सरकार को ये गाली देना शुरू कर देंगे। बेसिकली क्या है कि ये जितने भी यहाँ पे मुस्लिम है, जितने भी यहाँ पे बुल्ला है, मौलाना है, ये सबके सब उसी टाइप के हैं। मैं कुछ लोगों की बात जरूर करूंगा, कुछ पढ़े लिखे लोग यहाँ पे जब बात करते हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर भी कुछ पढ़े लिखे लोग बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं, स्पेशली मुस्लिम, उनको जरूर मैं प्रेस करता हूँ। लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन है जो इस चीज को, रियलिटी को मानती है। लेकिन बाकी जो लोग हैं उस रियलिटी को मानते नहीं है, यानी कि उनको लगता है कि अगर यहाँ पे मुस्लिम ने कुछ किया तो हमारा बड़ा नाम हो गया। लेकिन आज टाइम आ चुका है पाकिस्तान को खत्म करने का, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने का। एक अजहर मसूद को इस टाइम पे पाकिस्तान के ऐसे ने अननोन लोकेशन पे ले जा चुके हैं, तो छुपा दिया उनको, वो कहते हैं कि उनको जमीन के नीचे को बंकर में रखा हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी जो एजेंसीज है अजहर मसूद को जरूर ढूंढेंगी और उनका सत्यानाश करेंगी। इन लोगों का जो एक इलाज है वो है इनको मारना, खत्म करना। और अब देखते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमारी नेवी को ऑर्डर दे दिए कि मूव करो पाकिस्तान के आसपास, कराची के आसपास। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था, और वो ऑपरेशन के साथ साथ हमारी तीनों यहाँ पे फोर्सेस यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी। लेकिन अब हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर को भी ऑर्डर दे दिया गया कि आप जाइए पाकिस्तान के पास। देखते हैं पाकिस्तान कब तक बचता है, कब तक पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है ये जिंदा रहता है, क्योंकि आज टाइम आ चुका है पाकिस्तान को खत्म करने का, पाकिस्तान को बर्बाद करने का। नहीं तो ये नासूर हमें तंग करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपके कमेंट्स हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू।